हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इक्विटी फंड क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, और सेकंड सीरीज में यानी पार्ट सेकंड में मैंने बताया था कि डेब्ट फंड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है, कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे कि बैलेंस और हाइब्रिड फंड क्या होते हैं। मैं हूं प्रवीण गुप्ता, बिजनेस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो हम इसमें नए इस वीडियो में फिर शुरुआत करते हैं कि बैलेंस और हाइब्रिड फंड क्या होते हैं। तो सबसे चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं कि बैलेंस और हाइब्रिड फंड का मतलब क्या होता है। तो इस मतलब को समझते हैं। बैलेंस का मतलब होता है, इसमें यहाँ फंड म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं इस समय, तो उसमें रिस्क और रिटर्न का एक जो बैलेंस होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस फंड। और हाइब्रिड फंड का मतलब होता है इसमें एसेट एलोकेशंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें कि आपका डेप्ट में, आपका कमोडिटी में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में और इक्विटी में जिसका फंड एलोकेशन होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस हाइब्रिड फंड एक तरह से। इसमें हम बात करेंगे डिटेल में कि बैलेंस हाइब्रिड फंड कितने प्रकार के होते हैं और कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, रिस्कोमीटर क्या होता है, रिस्क एंड रिटर्न का बैलेंस क्या रहता है और फंड का एलोकेशन क्या रहता है, इसमें हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैलेंस हाइब्रिड फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो ये टोटल होते हैं आपके 7 प्रकार, यानी कि 7 प्रकार के बैलेंस हाइब्रिड फंड होते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, नंबर 2 पे आता है बैलेंस हाइब्रिड फंड, नंबर 3 पे आता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, नंबर 4 पे आता है आपका डायनामिक एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड जो जिसे हम बोलते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज ये एक तरह से मल्टी कैप की तरह होते हैं। और नंबर 5 पे आता है आपका मल्टी एलोकेशन फंड, और नंबर 6 पे आता है आपका आर्बिट्राज फंड, और नंबर 7 पर इक्विटी सेविंग स्कीम्स आती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पे कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होते हैं। जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, जिसमें इक्विटी का एलोकेशन आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि एलोकेशन जो 90% एलोकेशन होता है वो डेप्ट में होता है, और 10% इक्विटी का जो एलोकेशन होता है वो आपका इक्विटी में होता है। तो इसमें जो रिस्क ऑफ कैपिटल होता है एकदम सेफ रहता है और रिस्क ना के बराबर रहता है। ये उन लोगों के लिए है जो रिस्क लेना नहीं चाहते। इसमें जो रिस्क फैक्टर होता है वह बहुत कम होता है, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्हें एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए वो इसमें कर सकते हैं इन्वेस्ट। जैसा कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में देखिए आप, इसमें आपका HDFC, कैनबरो, ये सारे रिटर्न भी देख सकते हो आप, जो आपको दिखाई दे रहे हैं 10 से 11% के बीच आपका रिटर्न इसमें आ जाता है। और जहाँ तक सेफ्टी कैपिटल बिल्कुल सेफ रहता है, रिस्क को मीटर की जहाँ तक बात है बिल्कुल लो रहता है। तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया, जो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट फंड होता है हाइब्रिड फंड। अब हम नंबर 2 की हम बात करते हैं। नंबर 2 पे आता है बैलेंस हाइब्रिड फंड। इस फंड में आपका जो एसेट एलोकेशन होता है 60% आपका इक्विटी में और 40% डेब्ट में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वाइसी वर्सा का मतलब इसमें आपका 40% इक्विटी में भी हो सकता है, 60% डेब्ट में, या 60% इक्विटी में है, 40% डेब्ट में। तो इसमें जो रिस्कोमीटर होता है वो थोड़ा कंजर्वेटिव से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या है 60-40 का रेशो है, और जिसका इन्वेस्टमेंट का प्लान मोर देन 3 ईयर्स या 5 ईयर्स जिसे हम बोल रहे हैं वो हो सकता है। और इसमें रिस्कोमीटर आपका कंजर्वेटिव से थोड़ा सा हाई होता है। हाँ, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन, यूटीआई, ये तरह के फंड, इसमें जो रिटर्न है ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है उसमें। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा तो ये आपका रिटर्न भी वेरी करेगा। ये मैं यहाँ किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, जस्ट आपको एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ कि किसी फंड को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसे ही फ्रैंकलिन, यूटीआई, ऐसा नहीं है। जस्ट आई एम टेकिंग जस्ट एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको समझाने के लिए बस आपको ले रहा हूँ। वो रिटर्न आपके वेरी कर सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और जहाँ तक इसमें रिस्कोमीटर की बात है तो उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उनके लिए मोर देन 5 ईयर्स जो आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं कम से कम, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। और हम आते हैं तीसरे नंबर पर, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, एग्रेसिव का मतलब जिसका जो एलोकेशंस होता है वो आपका 65% to 80% आपका इक्विटी में होता है, 20 से 35% आपका डेप्ट में होता है। तो इसमें एक तरह से कह लें कि डोमिनेंट जो एलोकेशन होता है वो इक्विटी की तरफ होता है। इसमें जो रिस्कोमीटर की मैं बात करूँगा तो वो कंजर्वेटिव और बैलेंस हाइब्रिड फंड से थोड़ा ज़्यादा होगा। हाँ, ये एक बात तय है कि इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड यानी टाइम हॉराइजन की मैं बात करता हूँ कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए,
कितने टाइम के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपकी उस पर कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और टाइम हॉरिजन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मोर देन 5 ईयर्स आपका होना चाहिए कम से कम, जिसको बेटर रिजल्ट लाने के लिए आपका मोर देन 5 ईयर्स इन्वेस्टमेंट पीरियड होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो इसमें जो रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो रिस्क की जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और आपका जो रिटर्न मिलेगा आपको कंपेयर टू इक्विटी से ज़्यादा मिलेगा और अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो नए बिगनर्स हैं वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जिनको रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें एक तरह से कहते हैं कि फ्लेवर एक आपका इक्विटी और डेब्ट का दोनों रहता है। तो नंबर हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल की, ये क्वांटम है, एक्सेस है, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन यहाँ मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा आपको, फिर मैं बता देता हूँ कि मैं जस्ट आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि आप अच्छी तरह समझो और कि बैलेंस हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड क्या होते हैं और क्या एग्जाम्पल है उसके। अब हम नंबर 4 पर बात करते हैं कि डायनामिक एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसकी आजकल बहुत चल रहा है, कई कंपनियां निकालती है, एक्सिस, कोटक, ये आपके निप्पॉन, ये बैलेंस हाइब्रिड फंड काफ़ी निकालते हैं और अच्छे भी निकालते हैं, रिजल्ट भी अच्छा आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एलोकेशन होता है वो एलोकेशन एक्चुअली क्या है कि डिफाइन नहीं होता कि कितना हमें किस एसेट एलोकेशन में क्या एलोकेशन करना है और कैसे करना है, यानी कि परसेंट 48 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। एक तरह से कह लें कि मल्टी कैप की तरह ये बिहेवियर करते हैं, मल्टी कैप की तरह होते हैं। हालांकि मल्टी कैप में आजकल तो आपका वो 25 वो बैलेंस का आपका कंपनी पे डिपेंड करता है, एएमसी पे वो कितना इन्वेस्ट कर सकती है। तो लेकिन ये इसमें क्या है, ये किन के लिए अच्छा है, एक्चुअली जो मार्केट में तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी से डरना, यानी कि जो अप एंड डाउन हम बोलते हैं उससे दूर रहना चाहते हैं, तो वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोर देन 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो इसमें रिजल्ट बहुत ही अच्छे, स्टेबिलिटी, प्रॉफिट और लंबे ग्रोथ, जिसको वेल्थ क्रिएशन चाहिए वो भी इसमें कर सकता है। एक तरह से आपका सब तरह का फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा फंड है, और नए जो बिगनर भी हैं, यानी कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि मल्टी एलोकेशन का मतलब है कि जो इसमें एसेट एलोकेशन होता है वो डिफाइन नहीं होता है, वो कितना भी किसमें भी परसेंटेज, जैसा कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं कि डायनामिक एलोकेशन यानी कि मल्टी एलोकेशन यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड की हम बात कर रहे हैं कि इसमें निपॉन भी है, क्वांटम भी है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, इसमें कभी 12% भी है, किसी में 7% भी है, किसी में 10% भी है। तो ये आपका रिटर्न वेरी करेगा, इस डिपेंड ऑन द फंड परफॉर्मेंस, और उनका अल्फ़ा बीटा कैसे है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह से हम इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इससे समझ सकते हैं ये नए बिगनर्स हैं, नए इन्वेस्टर, वो इसमें इन्वेस्ट आराम से कर सकते हैं और उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट की वॉलेटिलिटी चाहे कितनी भी अप एंड डाउन होता रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न देता है, स्टेबिलिटी देता है और आपको ग्रोथ देगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मल्टी एलोकेशन यानी कि नंबर 5 पे मल्टी एलोकेशन फंड का जो हम बात करते हैं, यानी हाईली डाइवर्सिफाइड होते हैं, यानी कि इनमें जो फंड का एलोकेशंस होता है वो आपका गोल्ड में, इक्विटी में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में और कमोडिटी में होता है। तो इसको हाईली डाइवर्सिफाइड कहते हैं। इसमें एक तरह से मिक्स रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कभी कमोडिटी इंटरनेशनल मार्केट कम ज़्यादा है, गोल्ड का रेट ज़्यादा है, कम है, तो इसमें जो रिस्क का और रिटर्न का वो फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन कहने का मतलब इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो फर्स्ट बिगनर्स है या न्यूली इन्वेस्टर्स हैं वो आप उसमें बड़े आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है और अच्छा रिटर्न ये देते हैं क्योंकि इसमें हाईली डाइवर्सिफाइड होता है। और रिस्क की जहाँ तक की बात है कि रिस्क आपका कंजर्वेटिव बैलेंस और मल्टी एलोकेशन जो फंड होते हैं एक तरह से उसके बराबर ही होता है और अच्छा रिटर्न आपको लंबे समय में ये देगा। जहाँ तक मल्टी एलोकेशन एग्जाम्पल की बात है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसमें आईसीआईसी, फ्रैंकलिन, एचडीएफसी, आदित्य बिरला है। और मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल का अगर मैं कंपैरिजन भी करता हूँ तो उसमें लगभग एवरेज 10 से 12% का आपका एवरेज आता है रिटर्न का। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मल्टी एलोकेशन फंड लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे और बहुत अच्छे से। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं नहीं कहूँगा शॉर्ट टर्म में लगाइए, आप ये लॉन्ग टर्म के लिए है और लॉन्ग टर्म में लगाइए मोर देन 5 ईयर्स। जहाँ तक रिस्कोमीटर की बात है तो वो इसमें एक तरह से मिक्स रिटर्न आपको मिलेगा। और जो सभी रिटर्न का जो फ्लक्चुएशन है वो इंटरेस्ट रेट पर, कि आरबीआई की इंटरेस्ट रेट क्या है, गोल्ड में क्या है, कमोडिटी में क्या है, ऑयल्स की क्या है, तो इस पर ये डिपेंड करता है।
अब मैं बात करता हूँ आर्बिट्राज फंड की। आर्बिट्राज फंड का मतलब है जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली बाई एंड सेल करके जो प्रॉफिट होता है। सपोज एक एग्जांपल लेके मैं बात करता हूँ कि कोई ABC स्टॉक है जो NSE में आपका 100 रुपये का है और BSE में 102 रुपये का है, तो वहाँ वो 2 रुपये की आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो आर्बिट्राज फंड कहते हैं। एक तरह से अपॉर्चुनिटी जहाँ भी प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो आर्बिट्राज फंड कहते हैं उनको। अब नंबर 7 की मैं बात करता हूँ इक्विटी सेविंग फंड्स की। इसमें क्या है, जो एलोकेशन होता है वो 60% आपका इक्विटी में होता है, 20% आपका डेब्ट में, बाकी का आपका अदर एसेट्स में होता है। तो इक्विटी सेविंग फंड भी एक तरह से मिक्स और हाइब्रिड फंड होते हैं और इसमें आपका रिजल्ट वही रहता है जो कि अदर फंडों में, लेकिन अप एंड डाउन वो हिसाब से रहते हैं कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट, गोल्ड रेट, आपका ऑयल रेट, कमोडिटी की एक्सचेंज रेट क्या है, करेंसी रेट क्या है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो मैं ओवरऑल की मैं बात करता हूँ तो बैलेंस हाइब्रिड फंड उनके लिए हैं जो मार्केट रिस्क से बचना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहते हैं। तो इसमें जो नए इन्वेस्टर हैं वो बेधड़क आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में, और रिस्कोमीटर भी नहीं रहता और FD से ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है और इक्विटी से थोड़ा कम, जो कि इक्विटी में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन होता रहता है। इसमें मार्केट का मिक्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों मेरा ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि जो मैंने 7 प्रकार के आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि जो मैंने 7 टाइप्स के बताए, बैलेंस हाइब्रिड फंड और जो मिक्स रिटर्न के, तो वो एक तरह से बहुत ही अच्छे फंड होते हैं। आपका बिल्कुल बैलेंस, आपका रिस्क एंड रिटर्न में बैलेंस बनाते हुए चलते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये मैंने जो पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको वो पूरी तरह समझ आया होगा और आपके कई जो बैलेंस हाइब्रिड फंड को लेकर जो आपका कन्फ्यूज़न था वो मैंने दूर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कोई कन्फ्यूज़न तो प्लीज़ मेरे को नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कीजिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे इसी से मोटिवेशन मिलता है। आगे वीडियो में फिर मैं बनाऊंगा आपकी कि इसमें गोल्ड फंड क्या होते हैं, इंटरनेशनल फंड क्या होते हैं, ETF क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो ये कंप्लीट एक आपकी सीरीज पूरी हो जाएगी। तो आप अगर ये वीडियो सारे देख लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरा वीडियो कोई देखने की ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियो में फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।